हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सीमेंट के टेस्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हम सीमेंट के टेस्ट के नाम देख लिए थे, लेकिन आज हम उन टेस्ट को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट हमारा है फाइनेस टेस्ट, सूक्ष्मता परीक्षण। इसमें हम 3 तरह से टेस्ट करते हैं। एक हमारा है सीव एनालिसिस, दूसरा हमारा है सेडिमेंटेशन एनालिसिस और फिर हमारा है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो 3 टेस्ट हम इसमें करेंगे फाइनेस टेस्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीव एनालिसिस हमारा क्या होता है और इसको कैसे करते हैं। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सीव एनालिसिस से, तो टू डिटरमाइन द साइज ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो आपके सीमेंट के कण हैं वो कितने महीन हैं ये हम ज्ञात करते हैं सीव एनालिसिस से। छालनी परीक्षण इसको हम बोलते हैं। इसमें जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, सीव का यूज़ करते हैं चालनी, और इसका जो साइज़ है, साइज ऑफ सीव हम देख सकते हैं यहाँ पे 90 माइक्रोन की चालनी यूज़ करते हैं। और सीव नंबर जो होता है 9 नंबर की सीव हम यूज़ करेंगे और उनका जो साइज होगा 90 माइक्रोन का होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सीव एनालिसिस में हम सीमेंट के कणों की साइज़ पता करते हैं। इसमें 9 नंबर की चालनी यूज करते हैं जिसके एक वर्गाकार खाने की साइज़ 90 माइक्रोन होती है। तो इसके साइज़ से मतलब क्या है कि आपकी जो सीव होगी इस टाइप की होगी, वर्गाकार खाने की होगी, और इसमें जो एक स्क्वायर है उसकी साइज़ 90 माइक्रोन की होती है। चालनी का जो नंबर है वो तो 9 नंबर है, लेकिन ये 90 माइक्रोन से क्या मतलब है कि एक पार्ट जो एक स्क्वायर आपका है वो 90 माइक्रोन होता है। इससे जो पास हो जाएगा आपका जो कण सीमेंट का वो 90 माइक्रोन का होगा, जो इस पे रुक जाएगा वो 90 माइक्रोन से बड़ा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा जो हमारा टेस्ट है इसमें सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल। तो इसमें हम क्या ज्ञात करते हैं, जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है सीमेंट पार्टिकल का वो हम ज्ञात करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस से। तो ऑब्जेक्टिव हमको पता होना चाहिए, कौन सा हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए, और उस ऑपरेटर्स की अगर साइज़ वगैरह है तो कितनी है, ये सारी चीज़ें। इसमें देखिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता क्या है, सरफेस एरिया अपॉन मास ऑफ मटेरियल मीटर स्क्वायर पर केजी में, ये आपका होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं जिस सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वो सीमेंट उतना ही महीन होगा। तो इससे हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान लीजिए इसका ऑब्जेक्टिव तो हो गया कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया हम ज्ञात करते हैं सीमेंट पार्टिकल का, लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि महीन कब होगा तो यहाँ से आपको बताया गया जिस सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो उसका मतलब ये होता है कि वह सीमेंट उतना ही महीन है। इसमें ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं वैगनर्स टर्बिडोमीटर का। इस परीक्षण के द्वारा सीमेंट के कणों का विशिष्ट सतही क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब हम इसमें तीसरा टेस्ट देख रहे हैं एयर परमेबिलिटी टेस्ट। इसमें ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं नर्स एंड ब्लेंस का। ऑब्जेक्टिव इसका है टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल। इसमें भी हम सीमेंट पार्टिकल के स्पेसिफिक सरफेस एरिया को प्राप्त करते हैं। इसमें देखिए सीव एनालिसिस में ओपीसी के लिए अवशेष की मात्रा 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भी हम सीव एनालिसिस करते हैं तो ये आपका हो गया एयर परमेबिलिटी के लिए। नोट में आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही है जिसको आप याद रखेंगे, और ये पॉइंट यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सीव एनालिसिस होती है इसमें ओपीसी के लिए जो अवशेष की मात्रा, जो आपका अवशेष बचता है वो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। पीपीसी के लिए अवशेष की मात्रा 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10% से अधिक नहीं, और आपका पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट के लिए 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट और स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है। किस टाइप के सीमेंट है तो उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होगा ये हम देख लेते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी के लिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए 2250 होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 3250, लो हीट सीमेंट के लिए 3250, पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट के लिए 3000, सल्फेट सीमेंट के लिए आपका होता है 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। चलिए हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा फाइनेस टेस्ट। दूसरा हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। आपका क्या होता है, मानक सघनता परीक्षण। इसमें जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वीकार्ट ऑपरेटर्स विथ प्लंजर के साथ हम वीकार्ट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका है मानक सघनता, यानी कि पानी की मात्रा, आपको इसमें पी की मात्रा ज्ञात करना होता है। पानी की मात्रा को हम पी से डिनोट करते हैं और इसी को हम मानक सघनता बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। इसी को हम ज्ञात करते हैं इस टेस्ट की मदद से। यहाँ पर ऑपरेटर्स आपको दिखाया गया है
एक मोल्ड होता है, एक प्लंजर होता है। विकार्ट ऑपरेटर्स के साथ हम प्लंजर का भी यूज करते हैं। इसके सारे डायमेंशन यहाँ पर दिए हुए हैं। नोट में देखिए, विकार्ट ऑपरेटर्स में प्लंजर का यूज करके नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट पी की मात्रा ज्ञात की जाती है। विकार्ट ऑपरेटर्स में नीडल का यूज करके सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम ज्ञात करते हैं और नीडल की जगह कॉलर का यूज करके फाइनल सेटिंग टाइम ज्ञात करते हैं। यानी कि विकार्ट ऑपरेटर्स से हम सेटिंग टाइम भी ज्ञात करते हैं और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट भी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया कंसिस्टेंसी के लिए तो ये है। लेकिन जब हम विकार्ट से सेटिंग टाइम ज्ञात करेंगे तो उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम जब ज्ञात करते हैं तो उसमें हम नीडल का यूज़ करते हैं और फाइनल सेटिंग टाइम जब हम ज्ञात करते हैं तो उसमें नीडल की जगह कॉलर का यूज़ करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट कर लें। और यहाँ पर दिखाया गया मोल्ड की जो साइज है, यहाँ पर देखिए ऊपरी शीर्ष का यहाँ पर डाया दिया है 80 mm, इनकी हाइट 40 mm है और बाकी प्लंजर यहाँ पर लगा हुआ है। प्लंजर की अलग से साइज यहाँ पर दिखाई गई है, लंबाई 50 mm और इनका डाया है 10 mm। यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख लिया है याद रखने के लिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम कैसे याद रखेंगे तो आप नोट कर सकते हैं। विकार्ट ऑपरेटर्स प्लस प्लंजर, इसका यूज हम करके क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट ज्ञात करेंगे। विकार्ट ऑपरेटर्स प्लस नीडल का यूज करके स्क्वायर नीडल का यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ज्ञात करेंगे। और विकार्ट ऑपरेटर्स प्लस कॉलर प्लस स्क्वायर नीडल का यूज करके हम फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ज्ञात करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको याद रहेगा, ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देख लेंगे तो यहाँ से याद रहेगा, ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में सीमेंट के भार का 25% पानी मिलाते हैं। जब भी हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे तो सीमेंट के जितना भी सीमेंट यूज करेंगे उसके भार का 25% पानी वहाँ पर यूज करते हैं। ओपीसी के लिए पानी की मात्रा 25 से 30% होता है। इस टेस्ट में प्लंजर ऊपर से 33 से 35 mm तक धंस कर रुक जाएगा या नीचे से 5 से 7 mm ऊपर ही रुक जाएगा। इस समय जो सीमेंट में पानी मिलाए रहेंगे वही नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट कहलाती है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी से क्या मतलब है, क्वांटिटी ऑफ वाटर से होता है, कितना पानी हम मिला रहे हैं वही हम ज्ञात करते हैं। तो ये जो पॉइंट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ओपीसी के लिए जो पानी की मात्रा यहाँ पर इस टेस्ट में जो प्लंजर हम यूज करते हैं ऊपर से ये 33 से 35 mm तक धंस कर रुक जाएगा या फिर नीचे से अगर हम बात करें तो 5 से 7 mm। तो 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, अगर ऊपर से आपके एग्जाम में पूछ दिया जा रहा है कि कितने mm तक धंसता है तो 33 से 35 mm और नीचे से कितने mm ऊपर ही रुक जाता है तो 5 से 7 mm। तो ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट हमारा है सेटिंग टाइम टेस्ट, जमाव काल परीक्षण। इसमें हम 2 तरह के सेटिंग टाइम याद करते हैं, कि इनिशियल सेटिंग टाइम और दूसरा हमारा होता है फाइनल सेटिंग टाइम। तो देखिए इस परीक्षण से हम सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल इनिशियल सेटिंग टाइम और अंतिम जमाव काल यानी कि फाइनल सेटिंग टाइम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम इनिशियल सेटिंग टाइम को देखेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम को हम IST से डिनोट कर रहे हैं शॉर्ट में। सीमेंट में पानी मिलाने से लेकर प्लास्टिसिटी खोने तक के बीच का समय इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। यानी कि सुगठिता जब उनकी खो जाती है उस टाइम तक का जो समय होता है वो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। इस दशा में सीमेंट इनिशियली सेट हो जाता है लेकिन उसकी सामर्थ्य शून्य होती है। तो जो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है उतने टाइम में तो सीमेंट सेट तो हो जाता है लेकिन उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं आती है। OPC सीमेंट के लिए प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो जो OPC सीमेंट होती है उसके लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। नेक्स्ट हमारा है फाइनल सेटिंग टाइम। सीमेंट में पानी मिलाने से लेकर सामर्थ्य प्राप्त करने तक के बीच का समय फाइनल सेटिंग टाइम कहलाता है। इस दशा में सीमेंट सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है और OPC सीमेंट के लिए अंतिम जमाव काल 10 घंटे होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि OPC के लिए जो आपका प्रारंभिक जमाव काल होता है 30 मिनट और अंतिम जमाव काल 10 घंटे होता है। तो यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है 30 मिनट, उसमें सीमेंट सेट तो हो जाता है लेकिन उसमें कोई सामर्थ्य नहीं आती है। और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है इतने टाइम में सीमेंट सेट भी हो जाता है और उसमें सामर्थ्य भी आ जाती है। तो ये आपको याद रखना है, यही डिफरेंस है। इनिशियली यहाँ पर देख सकते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट हम कैसे करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ज्ञात करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ऑपरेटर से यूज करेंगे विकार्ट का, इसी से हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी भी ज्ञात कर रहे थे, इसी से हम सेटिंग टाइम भी ज्ञात करेंगे। विथ है स्क्वायर नीडल, स्क्वायर नीडल के साथ हम इनिशियल सेटिंग टाइम ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखिए क्वांटिटी ऑफ वाटर हम कितना यूज करते हैं, कितना लेते हैं यहाँ पर 0.85 p। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम में हम पानी की मात्रा कितना यूज करते हैं।
तो ये आप याद रखेंगे 0.85 पी आपका क्या होता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि जो आपका पानी यूज करते हैं सीमेंट में वो होता है। ओपीसी के लिए 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। जो इनिशियल सेटिंग टाइम आपका होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 30 मिनट से कम नहीं, और जो आपका क्विक सेटिंग सीमेंट होता है उसके लिए 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट की। तो इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ज्ञात करना। ऑपरेटर्स इसमें यूज़ करते हैं विकार्ट ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, कॉलर भी रहेगा विथ स्क्वायर नीडल। इसमें हम क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना लेते हैं 0.85 पी, इसमें भी हम लेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये आपका दिखाया गया यहाँ पर कॉलर हो गया, ये आपका स्क्वायर नीडल है। विकार्ट ऑपरेटर्स के साथ इन दोनों का हम यूज़ करते हैं। ओपीसी के लिए फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे या 600 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपका है जो फाइनल सेटिंग टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो ओपीसी के लिए 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर मिनट में पूछता है तो 600 मिनट, और क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टेस्ट है साउंडनेस टेस्ट, यानी कि निर्दोषिता परीक्षण। सीमेंट में अनसाउंडनेस को दूर करने के लिए साउंडनेस टेस्ट करते हैं। अब अनसाउंडनेस होता क्या है, टेस्ट तो हम कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको जानना है कि ये अनसाउंडनेस होता क्या है। अनसाउंडनेस आपका दोष होता है और साउंडनेस आपका निर्दोषता है, इसी से हम इस दोष को दूर करते हैं, तो इसीलिए हम इसको साउंडनेस टेस्ट बोलते हैं। देखिए सीमेंट में जब कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो जब सीमेंट पानी के संपर्क में आता है तो सीमेंट का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सीमेंट का पानी के संपर्क में आने से वॉल्यूम का बढ़ना ही अनसाउंडनेस कहलाता है। ये जो दोष है ये क्या होता है कि जब सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी और सीमेंट जब पानी के संपर्क में आएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और यही सीमेंट का पानी के संपर्क में आने से वॉल्यूम का बढ़ना ही अनसाउंडनेस कहलाता है। यही दोष आपका आ जाता है, इसी दोष को दूर करना हम साउंडनेस टेस्ट के द्वारा करते हैं। देखिए साउंडनेस टेस्ट के दो मेथड हैं, एक आपका लीच एटलियर टेस्ट और दूसरा हमारा ऑटोक्लेव टेस्ट। तो लीच एटलियर से हम क्या ज्ञात करते हैं, मुक्त चूने की मात्रा को ज्ञात करते हैं। ऐसे इसमें दो आपका है मटेरियल, एक कैल्शियम ऑक्साइड है और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो जो हम कैल्शियम ऑक्साइड को ज्ञात करते हैं मुक्त चूने की मात्रा, उसको हम लीच एटलियर टेस्ट से ज्ञात करते हैं, और जो आपका संयुक्त चूना है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको ज्ञात करने के लिए हम ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं। तो दोनों को अलग अलग टेस्ट की मदद से हम ज्ञात करते हैं। तो ये साउंडनेस टेस्ट के दो अलग मेथड हैं, एक लीच एटलियर और एक ऑटोक्लेव। दोनों के लिए हम याद रखेंगे कि लीच एटलियर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं और ऑटोक्लेव हम किसके लिए यूज़ करें, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा टेस्ट हम किसको ज्ञात करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा लीच एटलियर परीक्षण क्या होता है। सीमेंट में मुक्त चूने की मात्रा को ज्ञात करने के लिए लीच एटलियर विधि का प्रयोग करते हैं। ऑपरेटर्स हम इसमें लीच एटलियर उपकरण का यूज़ करेंगे। ये आपका फिगर दिखाया गया, ऐसे आपका लीच एटलियर ऑपरेटर्स होता है, ये बना हुआ है ऐसे, और इसमें लेंथ इसकी है 150 mm। टोटल यहाँ तक की सेंटर तक की लेंथ की बात करें तो 165 mm, इनका डाया 30 mm है और इनकी जो मोटाई है 0.5 mm है। तो इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी ऑफ जो वाटर यूज़ करेंगे 0.78 पी। दो जगह आपको क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछी जाती है डायरेक्ट एग्जाम में, एक तो हम सेटिंग टाइम में देखे थे तो वहाँ पर 0.85 पी यूज़ कर रहे हैं, और जब लीच एटलियर टेस्ट में जब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर तो 0.78 पी हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, पी का आपको पता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है। ओपीसी के लिए एक्सपेंशन जो होगा 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें जो ये जो नीडल आपकी लगी हुई है दोनों अलग अलग, इसमें प्रसार को हम ज्ञात करते हैं कितना प्रसार हो रहा है। ये जो आपकी लगी हुई है इनकी लेंथ जो दिख रही है तो ये पतली सी तार के रूप में होती है, इसी में लगी होती है आपका लीच एटलियर ऑपरेटर से। तो इसमें कितना प्रसार कितना एक्सपेंशन हो रहा है उसी को हम ज्ञात करते हैं। तो ओपीसी के लिए जो एक्सपेंशन होना चाहिए 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, इसी से हम ज्ञात करेंगे। ये आपका जो पॉइंट मेन पॉइंट है यही है कि जब आपका देखिए ओपीसी के लिए एक्सपेंशन 10 mm से कम है तो साउंडनेस आपका रहेगा, और 10 mm से अधिक है तो अनसाउंड आपका होगा। यानी कि जब एक्सपेंशन 10 mm से कम रहेगा तो आपका निर्दोषित, उसमें कोई दोष नहीं होगा, और एक्सपेंशन 10 mm से अधिक होगा तो वो सीमेंट आपका अनसाउंड होगा। ये आप याद रखेंगे, यही से हम डिफाइन करते हैं। सीमेंट में जब एक्सपेंशन 10 mm से कम रहता है तो सीमेंट साउंडनेस रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता है। जब एक्सपेंशन 10 mm से अधिक रहता है तो सीमेंट अनसाउंड रहता है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसी को ज्ञात करने के लिए साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब यही है, एक लाइन में यहाँ पर लिख दिया गया है जिससे आपको क्लियर रहे।
नेक्स्ट हम टेस्ट करते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट, जो आपका इसी में है। सीमेंट में संयुक्त चूने की मात्रा यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्ञात करने के लिए ऑटोक्लेव विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें ऑपरेटर्स हम ऑटोक्लेव का यूज करेंगे और क्वांटिटी ऑफ वाटर 0.78 पी। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि सेटिंग टाइम के लिए हम 0.85 पी लेते हैं और अनसाउंडनेस टेस्ट में हम 0.78 पी क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें सीमेंट पेस्ट का एक बीम बनाते हैं और इसे ऑटोक्लेव में रख देते हैं। 4-5 घंटे के बाद सैंपल को ऑटोक्लेव से निकाल कर देखते हैं। यदि इसके डायमेंशन में कोई चेंज हुआ है तो इसका मतलब सीमेंट अनसाउंड है, और यदि कोई चेंज नहीं हुआ है तो सीमेंट साउंडनेस होता है। तो इस प्रकार से हम टेस्ट करते हैं। मेथड है लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, मेथड आपको याद रखना है। मेन जो पॉइंट है आप याद रखेंगे, कितना पानी की मात्रा यूज़ करते हैं, कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। तो यहाँ पर सिंपल दिखाया गया है, सीमेंट का भी हम ऐसे तैयार करते हैं। अगर डायमेंशन में कोई चेंज होता है तो इसका मतलब सीमेंट आपका अनसाउंड है, और कोई चेंज नहीं होता तो सीमेंट आपका साउंडनेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट, सामर्थ्य परीक्षण। सामर्थ्य परीक्षण में 2 हम टेस्ट करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट यानी कि तनन सामर्थ्य परीक्षण। तो एक एक को हम देखेंगे। सबसे पहले हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करना सीमेंट का। सिंपल हम इसमें क्यूब लेते हैं और क्यूब की साइज आपका 70.6 mm होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। नंबर ऑफ क्यूब हम 3 यूज करते हैं और इनकी साइज आप जरूर याद रखें 70.6 mm। मोर्टार हम मसाला इसमें जो क्यूब बनाएंगे जिस मसाले से उसका रेशियो होगा 1:3 का। 1 आपका सीमेंट का रेशियो है, 3 आपका सैंड का। क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें हम यूज करेंगे P/4 + 3.5% ऑफ टोटल ऑफ सैंड एंड सीमेंट। टोटल जो वेट होता है सैंड एंड सीमेंट का, उनका हम P/4 + 3.5% यूज करते हैं। P आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, OPC के लिए आपका 30% होता है। IS कोड हम 650 यहाँ पर इसके लिए है। रेट ऑफ लोडिंग आपका क्या होता है 350 kg/cm²/मिनट, यानी कि 35 Nm/mm² रेट ऑफ लोडिंग होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में यहाँ पर आपका लोडिंग का रेट दिखाया गया है, क्योंकि हम जब क्यूब बना लेते हैं, क्यूब को हम इसकी तराई के लिए छोड़ते हैं, फिर निकालते हैं, उनको सुखाते हैं, फिर हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पे रख के इनको लोड लगाते हैं और उसके बाद से जिस लोड पर ये टूट जाता है उसी लोड को हम नोट कर लेते हैं। तो ये आपका रेट ऑफ लोडिंग है। इसी प्रकार से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फार्मूला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे ज्ञात करेंगे। क्रशिंग लोड अपॉन एरिया, जो आपका क्रशिंग लोड जिस लोड पे क्रश कर रहा है आपका जो क्यूब बना हुआ है, जिस लोड पे टूटना स्टार्ट हो गया वो लोड और जितना एरिया उनका है उससे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात कर लेंगे kg/cm²। में नेक्स्ट हमारा है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें हम सैंपल ब्रिकेट का यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ सैंपल हम 6 लेंगे। ये आपका ब्रिकेट बना हुआ है इस प्रकार से। मोर्टार का रेशियो 1:3 होगा। क्वांटिटी ऑफ वाटर P/5 + 2.5% ऑफ टोटल वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड का इतना लेंगे हम। यह टेस्ट 3 दिन और 7 दिन बाद किया जाता है। 28 दिन बाद यह टेस्ट नहीं किया जाता है। 3 दिन और 7 दिन के बाद हम ये टेस्ट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। रेट ऑफ लोडिंग इसमें होगी 35 kg/cm²/मिनट, यानी कि 3.5 Nm/mm²/मिनट। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला है ब्रेकिंग लोड अपॉन एरिया। एरिया आपका 645 mm² यहाँ पर दिया गया है, Nm/mm²। तो यहाँ से हम जो ब्रेकिंग लोड होगा वो हमको पता, ब्रेकिंग लोड क्या होगा, यहाँ से आपका ब्रेक करेगा। आप देख सकते हैं थिकनेस यहाँ पर इनकी है, यहाँ पर ये थिकनेस है। टेंसाइल में क्या होता है कि टेंशन होता है इधर से और इधर से, दोनों तरफ से खींचेंगे तो कहीं ना कहीं से ब्रेक करेगा, वही ब्रेकिंग लोड हमारा होता है PB। नोट में हम देख सकते हैं OPC के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 दिन बाद 2 Nm/mm² होता है और 2.5 Nm/mm² आपका 7 दिन बाद होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है आप देख सकते हैं 3 दिन बाद 160 kg/cm², 7 दिन बाद 220 और 28 दिन बाद 330। तो जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो हम केवल 3 दिन और 7 दिन बाद करते हैं, 28 दिन बाद नहीं करते हैं। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन बाद करते हैं। तो ये भी पॉइंट आप नोट करेंगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 दिन बाद और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 दिन बाद, इनका रेशियो क्या होगा यहाँ से आप देख सकते हैं। आपको पहले बता दिया गया 2/16 है तो 1/8 इनका हो जाएगा रेशियो। 3 का मतलब है 3 दिन बाद।
TS टेंसाइल स्ट्रेंथ, CS आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सी में सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 दिन बाद, टेंसाइल स्ट्रेंथ आफ्टर 3 डेज, और CS3 का मतलब होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 3 डेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका आ गया यहाँ से, क्योंकि स्ट्रेंथ हमको पता ही है, वहाँ से हम रेशियो निकाल लिए। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाई 8, इसका मतलब है सीमेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ, सीमेंट का टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से 8 गुना कम होता है। यहाँ पर 7 दिन बाद भी हम देख सकते हैं, 7 दिन बाद इनका रेशियो आ रहा है CS/9, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाई 9। तो सीमेंट का टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का लगभग 10 गुना कम होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 दिन बाद की बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, इसमें ऑपरेटर्स यूज करेंगे कैलोरीमीटर का, ऑपरेटर्स केवल आपको याद रखना है। फिर हमारा अगला टेस्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, इसमें भी ऑपरेटर्स आपको याद रखना है। ली चैटलियर फ्लास्क का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, 3.14 से 3.15 होता है, ये आप याद रखेंगे। इसमें केवल ऑपरेटर्स आपको याद रखने हैं। अभी हमारा लास्ट टेस्ट फिजिकल टेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहले आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था फिजिकल टेस्ट कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में आज डिटेल बताया गया। दूसरा हमारा मेन जो टेस्ट होता है केमिकल टेस्ट होता है। एक फिजिकल टेस्ट करते हैं, एक केमिकल। तो फिजिकल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, केमिकल में कोई टाइप नहीं होता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट केमिकल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा टेस्ट का जो टेस्ट है हमारा उसका लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचेगा टाइप्स ऑफ सीमेंट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं केमिकल टेस्ट हमारा क्या होता है। इसके लिए कोड हम यूज़ करते हैं 4032 का। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा सीमेंट को जलाने पर भार में कमी 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। केमिकल टेस्ट की बात की जा रही है। एक HCl से भरे ग्लास में सीमेंट डालने पर अविलेय अवशेष 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। सीमेंट में SO3 की मात्रा सीमेंट के कुल भार का 2.75% से अधिक नहीं होना चाहिए। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा आपका 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। 5वां पॉइंट हमारा है रेट, यहाँ पर रेशियो ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड आपका 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं हम रेट दिखाया गया रेशियो, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का अनुपात 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। लाइम सेचुरेशन फैक्टर या फिर सीमेंटेशन इंडेक्स जो होता है वो आपका ये होता है लाइम सेचुरेशन फैक्टर 0.66 टू 1.02। तो ये आप 5-6 पॉइंट है। बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछा जाता, केमिकल टेस्ट से नहीं पूछा जाता है। फिजिकल टेस्ट आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। जितने भी ऑपरेटर्स के नाम बताए गए, जितने टेस्ट हैं उनके ऑपरेटर्स के नाम और उनका जो ऑब्जेक्टिव वो क्या होता है, और कुछ जो फार्मूले हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारी चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट हमारा क्या होता है।